हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसाइंस 2.0। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का फाइलम जो है पोरीफेरा, जिसमें हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। अगर आपको प्रोटोजोआ के बारे में जानना है तो वो आप पहली वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो नोट्स बनाया है वो है जो न्यू ऑफिशियल आपका 2026 का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे जूलॉजी में है एनिमल डाइवर्सिटी, और हाँ, ये वही भी पार्ट है जो टीजीटी का ओल्ड वाला सिलेबस है, उससे भी यही रिलेटेड है। तो आपको अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही क्लास काफ़ी होगी आपके फाइलम पोरीफेरा के लिए। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में। तो चलो अब हम देखते हैं। तो हमारा पोरीफेरा है, इसके हम विशिष्ट लक्षणों के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है पोरीफेरा के विशिष्ट लक्षण। जैसे कि इसके पहले लक्षण क्या है, कोशिकीय संरचना स्तर, यानी कि पोरीफेरा क्या होता है, इसका जो सेलर लेवल स्ट्रक्चर्स होता है, इसका शरीर बहुकोशिकीय होता है लेकिन कोशिकाएं उतक नहीं होती, यानी कि नहीं बनती। इसमें कोई भी टिश्यूज लेवल नहीं होता है, ये सेलर लेवल होता है ना, कोशिकीय टाइप से होता है, टिश्यूज वाले नहीं होते हैं। उसके बाद हम इसकी छिद्र यानी पोरस बॉडी की बात करें तो शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र ऑस्टिया होते हैं जिनसे पानी अंदर जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, यहाँ पे ऑस्टिया है जिनसे पानी अंदर की तरफ जाता है। अब बात करते हैं ऑस्कुलम, यानी थर्ड पॉइंट है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम क्या है, पानी बाहर निकलने के लिए शरीर के शीर्ष पर एक छिद्र यानी कि एक बड़ा छिद्र होता है जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। देखो यहाँ पे है, यानी कि ये पोरीफेरा का स्ट्रक्चर है जो ऑस्कुलम ऊपर वाला पार्ट सुराही के आकार का है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कोइनोसाइट्स। अब देखो यहाँ पे कोइनोसाइट्स है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इसके विशिष्ट लक्षण होते हैं, बिकॉज ये पोरीफेरा का सबसे विशिष्ट लक्षण है। देखो ये कोशिका युक्त यानी फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं नाल यानी कैनल्स सिस्टम की आंतरिक दीवारों को यानी लाइन करती है। तो ये आपके कोइनोसाइट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी कैनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वाटर कैनल सिस्टम, देखो वाटर कैनल सिस्टम जो होता है पोरीफेरा का एक उत्सर्जन या फिर कह सकते हैं भोजन पकड़ने, श्वसन और उत्सर्जन के लिए पानी का परिसंचरण इसी तंत्र द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं वाटर कैनल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन क्या है, तो जो आपकी पोरीफेरा होते हैं उनके आंतरिक कंकाल कैल्केरियस या सिलिका में यानी सिलिशियस स्पिक्यूस अथवा स्पॉन्जिन तंतुओं स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। फिर उसके बाद रीजनरेशन, इनमें खोए हुए अंगों को दोबारा बनने की अत्यधिक क्षमता होती है। आठवां लक्षण है लार्वा स्टेज, इसका जो विकास होता है इनडायरेक्ट होता है, जिसमें एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमोला लार्वा पाए जाते हैं। तो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम बात करते हैं वाटर कैनल सिस्टम्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो ऑस्टिया पहले तो और जो वाटर कैनल सिस्टम में होगा पहला प्रोसेस होगा ऑस्टिया, यानी पानी पहले कहाँ जाएगा, ऑस्टिया में जाएगा। फिर इंटर कैनल सिस्टम में जाएगा, यानी कि इनकरेट कैनल में जाएगा, इनकरेट कैनल। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पे प्रोसोफाइल, फिर चौथे पे स्पॉन्जोकॉल्स, और फिर ऑस्कुलम में चला जाएगा। अब ऑस्कुलम में हमने आपको बताया कि ऑस्कुलम में पानी बाहर निकलने के लिए शरीर के शीर्ष पर एक बड़ा छिद्र होता है, तो ये पानी का प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसकी वर्गीकरण, तो हम देखो कोई भी फाइलम होता है उसके पहले हम वर्गीकरण के बारे में स्टडी करते हैं, बिकॉज ये हम कह सकते हैं कि ये बीएससी वाला पार्ट है।
मैंने इसमें NCERT, BSc और MSc तीनों मिक्स करके इट्स नोट्स को तैयार किया, तो आप अंत तक बने रहिएगा। ये नोट्स आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि आप एक बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये नोट्स कितना किफ़ायती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्केलेटन की बात करें, तो कंकाल की रासायनिक, प्राकृतिक और कटिकाओं की बनावट के आधार पर संघ पोरीफेरा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं? देखो, स्केलेटन की बात करें तो यहाँ पे 3 वर्ग कौन कौन सा है? तो कैलकेरिया वर्ग है, यानी क्लासेस है, हेक्सा क्लेटेनेलिडा है, डोमोस्पोंजिया है। सो यहाँ पे अगर हम कंकाल की बात करें, कैलकेरिया में चूनेदार यानी कैलकेरियस स्पिक्यूस जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैलकेरिया, अगर हम कंटिकाओं की कांटे रेस की बात करें तो ये एक ही 3 या 4 मेनाक्सोन, ट्राइक्सोन और टेट्राक्सोन वाली बनी होती है। फिर उसके बाद हम नाल तंत्र की बात करें, कैनोल सिस्टम एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन प्रकार का इसके अंदर कैनोल सिस्टम पाया जाता है कैलकेरिया में। फिर आवास की बात करें, आवास जो है इसका वो है आपका समुद्री, मुख्य रूप से उथले पानी में पाए जाते हैं, स्लो वाटर में। फिर उसके बाद चयनित उदाहरण की बात करें तो ल्यूकोसोलेनिया सबसे सरल स्पंज, साइकन, साइफा। तो आप यहाँ पे कैलकेरिया में देख सकते हो कि ल्यूकोसोलेनिया और सबसे सरल स्पंज जो है, उसके बाद इसमें आता है आपका साइफा। ठीक है, तो ये है आपका पहला ल्यूकोसोलेनिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैंटिनेलिडा। तो ये भी क्या होता है, इसके जो कंकाल होते हैं वो होता है सिलिकामय, यानी कि कंकाल में सिलिशियस स्पिक्यूस जो सिलिका SiO2 की बनी होती है। कटिकाओं के कांटे रेस की बात करें तो अनिवार्य रूप से 6 कांटों वाली यानी हेक्साटिनल होती है, जैसे ग्लास जैसी चमक इसमें पाई जाती है। फिर कैनोल की बात करें तो जो आपका कैनोल सिस्टम है वो ल्यूकॉन प्रकार का होता है, जो अत्यधिक विकसित और जटिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आवास की बात करें तो पूर्वतः ये समुद्री रूप से गहरे पानी में पाए जाते हैं, नहीं डीप सी वाटर में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी जो उदाहरण है वो है यूप्लेक्टिना, वीनस के फूलों की डलिया और हाइलोनेमा कांच की रस्सी के स्पंज यहाँ पे पाए जाते हैं। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दूसरा वाला है, इसे हेक्साटिनेलिडा बोलते हैं। अब हम आते हैं तीसरे वर्ग डेस्मोस्पोंजिया में। तो डेस्मोस्पोंजिया में क्या होता है फ्रेंड्स, कंकाल इसमें स्पोंजिन फाइबर, सिलिका में कंटिका और दोनों हो सकते हैं। फिर इसमें जो कटिकाओं के कांटे रेज होते हैं, कटिका यानी मैक्सोन, टेट्राक्सोन, लेकिन कभी भी 6 कांटों वाली नहीं होती है ना। फिर उसके बाद हम कैनोल सिस्टम की बात करें तो कैनोल सिस्टम जो है केवल ल्यूकॉन होता है, रैगॉन प्रकार का नाल तंत्र। फिर आवास की बात करें तो अधिकांश समुद्री लेकिन कुछ मीठे पानी में भी, उदाहरण के लिए स्पोंजिला, है ना। अगर हम इसके कुछ और उदाहरण देखें तो स्पोंजिला फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यूस्पोंजिया बॉथ स्पोंजेस है, हिपोस्पोंजिया। दैट मीन्स अगर आप डेस्मोस्पोंजिया की बात करो तो ये इस आकार का दिखता है, यानी थर्ड पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड, जैसे देखो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें देखो तो सबसे पहले वीनस फ्लावर बास्केट के बारे में पूछा जाएगा, जो यहाँ पे फिगर है। तो इसमें क्या होता है कि
वीनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टिला को कहा जाता है। इसे जापान में शादी के उपहार के रूप में अमर प्रेम के प्रतीक स्वरूप दिया जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट बाथ स्पंज। एओस्पोंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। यहाँ पे है इसका फिगर, क्योंकि सूखने के बाद इसमें केवल स्पॉन्जिन तंतुओं का कंकाल बचता है जो पानी सोखता है, तो इस तरीके से वो दिखता है। थर्ड है मीठे पानी का स्पंज, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिन, जिसमें यूस्पोंजिला एकमात्र प्रसिद्ध वंश है जो नदी तालाबों के मीठे पानी में पाया जाता है। वो इस तरीके से दिखता है, ठीक है, मीठे पानी स्पॉन्जिला जिसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेरिंग स्पंज, कोलियोना और बोरिंग स्पंज जिसे कहते हैं। ये घोंघा सिपिया के कैल्शियम युक्त कवचों में छेद कर देता है, जिससे मोती उद्योग यानी पियर्स इंडस्ट्री को भारी नुकसान होता है। तो इस एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलियोना से क्या नुकसान होता है, तो वो होता है पियर्स इंडस्ट्री में भारी नुकसान होता है। देखिए यहाँ पे है, इसका फिगर है। फिर इसके बाद 5 टोडिपोटेंट कोशिकाओं आर्कियोसाइट्स जो होती हैं, ये स्पंज की अनडिफरेंशिएटेड अविभेदित कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी अन्य कोशिकाओं में बदल सकती हैं, जिसे हम गेम्यूल्स निर्माण कहते हैं ना। तो गेम्यूल निर्माण कैसे होता है, आर्कियोसाइट्स में होता है, याद रखने वाली पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो ये होता है जेम्यूल। अब जेम्यूल के बारे में पूछा जाता है कि जेम्यूल पाया कहाँ जाता है, तो आप पोरिफेरा बताओगे। और इसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनने वाली आंतरिक कलिकाएं यानी इंटरनल बर्ड्स हैं, जो मुख्य रूप से डेस्मोस्पोंजिया में पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर है, इसे ही हम जेम्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा एस्कॉन। अब देखो यहाँ पे एस्कॉन नाल तंत्र है। यहाँ की बात करें तो यहाँ देखो एस्कॉन का जो फिगर है वो एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो एस्कॉन क्या होता है कि इसकी जो नाल तंत्र होती है शीर्ष सक्रिय होता है, शीर्ष इसका सक्रिय होता है। विशेषता है इनमें एक बड़ा केंद्रीय स्पंज गुहा क्या होता है, ये स्पंज गुहा इसको कहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे स्पंज गुहा पाया जाता है, स्पंज गुहा। अब हम बात करते हैं एस्कॉन में, यानी इसको हम नॉल तंत्र भी बोलते हैं। अब हमारा पॉइंट है एस्कॉन, तो ये कैसा होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है शीर्ष सक्रिय होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, इनमें एक बड़ा केंद्र के स्पंज गुहा होता है, जैसे यहाँ पे स्पंज गुहा दिया हुआ है। इसके चारों ओर फ्लैजिलेटेड कक्ष यानी चैम्बर होते हैं, ये सारे एक किनारे से क्या दिया हुआ है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक ही कतार में खुले होते हैं, है ना, एक ही कतार में खुला हुआ है, देखो ऐसे इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जल एवं जल मार्ग का प्रवाह। जैसे देखो मैंने आपको बताया ना, अब इसमें एस्कॉन में किस तरीके से जल मार्ग का प्रवाह होता है, तो पहले ऑस्ट्रिया में होता है, फिर इनकरेट, फिर फ्लैजिला चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर स्पॉन्जिकोल्स ऑस्कुलम और आउट ऑफ द सेल में हो जाता है। तो यही है उसका प्रोसेस, किस तरीके से इसके अंदर जल मार्ग यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम होता है। उदाहरण की बात करें तो प्लेकिना और स्पोंजिला के रेमॉन लार्वा यानी रेगोन लार्वा में पाया जाता है, यानी रेगोन लार्वा में पाया जाता है। अब देखो क्या है कि इसके जो एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे रेगोन लार्वा का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, सिलिएटेड होता है ना। उसके बाद हम कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे देखो एस्कॉन जो होता है सरलतम नाल तंत्र होता है, मतलब ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये साधारण होता है ना। फिर उसके बाद जटिलतम नाल तंत्र ल्यूकॉन का होता है।
कोइनोसाइट्स यानी कोइनोसाइट्स कहाँ पाई जाती है, तो स्कॉन में सीधे स्पोंजियोकोल्स में पाई जाती है। साइकोन में केवल रेडियल कैनोल में पाई जाती है। ल्यूकॉन में केवल छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पाई जाती है ना। अब यहाँ पे बात करें प्रोसोफाइल और एपोफाइल क्या होता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसोफाइल और एपोफाइल, जैसे देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ना, प्रोसोफाइल और एपोफाइल, प्रोसो और एपो। प्रोसो इसमें क्या है कि इनकरेक्ट कैनल को रेडियल कैनल को जोड़ने वाले क्षेत्र को प्रोसोफाइल तथा रेडियल कैनल को स्पॉन्जो गुहा में जोड़ने वाले क्षेत्र को एपोफाइल कहते हैं ना। जो दोनों की प्रोसेस क्या हो रही है, जोड़ने वाले क्षेत्र होते हैं, इसलिए उसको प्रोसोफाइल और प्रोसोफाइल कहते हैं। फिर उसके बाद नाल तंत्र यानी कैनल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, यह है कैनल सिस्टम। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्पंजों में कोई श्वसन या उत्सर्जन अंग नहीं होते। पानी की यह धारा ही ऑक्सीजन लाती है, यानी कि ऑक्सीजन ला रही है। अमोनिया उत्सर्जित करती है, अमोनिया को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। और माइक्रोस्कोपिक भोजन डायटम्स के अंदर लाती है, तो ये उसका भोजन है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो हम बात करें रासायनिक प्राकृतिक यानी स्पॉन्जिन एक प्रकार का आयोडीन युक्त स्क्लेरोप्रोटीन है जो रेशम के फाइब्रोइन और बालों के केराटिन प्रोटीन के समान होता है। जैसे स्पॉन्जिन तंतु का जाल है, अगर स्पॉन्जिन आप देखोगे तो मेसेनकाइमा कोशिका इसमें पाई जाती है। तो मेसेनकाइमा कोशिकाएं और कह सकते हैं स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है आपके स्पॉन्जिन फाइबर, है ना। इसके भौतिक गुण, यह अत्यधिक क्या होते हैं, यह अत्यधिक लचीला, कड़ा, पानी अघुलनशील और पाचन एंजाइमों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। निर्माण कैसा होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो निर्माण होता है इसका मेसेनकाइमा में पाई जाने वाली विशेष संवर्धित कोशिकाएं स्पोंजियोब्लास्ट द्वारा होता है, यानी स्पोंजियोब्लास्ट द्वारा ये होता है जो मेसेनकाइमा में पाई जाती है। यहाँ पे आपका दिख रहा होगा स्पॉन्जिन फाइबर का स्रोत, है ना। फिर उसके बाद हम इसमें जाल तंत्र की बात करें तो ये तंत्र आपस में जोड़कर एक सघन जाल यानी नेटवर्क बना लेते हैं जो स्पॉन्जिन शरीर को एक निश्चित आकार और स्पंज जैसा लचीलापन प्रदान करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स और भी कुछ पॉइंट्स, जैसे देखो कंटिका निर्माण कोशिकाएं यानी कंटिका निर्माण चूनेदार कंटिकाओं का यानी स्पिक्यूल्स का निर्माण यानी कैल्कोब्लास्ट और सिलिका में कंटिकाओं का निर्माण सिलिकोब्लास्ट से होता है। ये कैल्कोब्लास्ट है और ये सिलिकोब्लास्ट है ना। दूसरा है एम्फीडिस्क। एम्फीडिस्क क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की मैनोक्सोन कंटिका है जिसके दोनों सिरों पर छतरी जैसी चकती यानी डिस्क लगी होती है यहाँ पे, और ये हाइलोनेमा और स्पोंजिला के जेम्यूस में पाई जाती है। तो पूछा जाता है हाइलोनेमा कहाँ पाई जाती है, तो एम्फीडिस्क में, पोरिफेरा के एम्फीडिस्क में, है ना। फिर इसके बाद ग्लास स्पॉन्जिन यानी हेक्साक्टिलिडा वर्ग की स्पॉन्जिन में पाए जाने वाली चमकदार सिलिका में ट्राइक्सोन 6 लेयर कंटिकाओं के कारण ही इन्हें कांच का स्पंज कहा जाता है। जैसे ये दिख रहा है ट्राइक्सोन 6, ये कह सकते हैं कि सिलिका में कंटिका है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं व्यावसायिक बात स्पंजियों को व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने से पहले उसके सभी जीवित सजीव ऊतकों को सड़ाकर साफ कर दिया जाता है, जिससे अंत में केवल लचीला स्पॉन्जिन तंतु का कंकाल ही बचता है। देखो यहाँ पे स्पॉन्जिया, फिर सड़ा दिया गया, फिर स्पॉन्जिन तंत्र ही बचा, है ना। आई होप आपको मेरे नोट्स बहुत पसंद आए होंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आर्कियोसाइट्स।
की उत्पत्ति यानी आर्कियोसाइट्स के बारे में आता है। तो ये स्पंज के मेसेनकाइमा में पाए जाने वाले आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं कभी कभी कोइनोसाइट्स के रूपांतरित हो जाते हैं। देखो, कोइनोसाइट्स से आर्कियोसाइट्स रूपांतरित हो गए। क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन है उभयलिंगी होता है। हर्मोफ्रोडाइट जिसे कहते हैं होने के बावजूद इसमें सब निषेचन यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है। इसका अर्थ होता है कि अंडाणु शुक्राणु से पहले मेच्योर हो जाते हैं, यानी अंडाणु जो है वो शुक्राणु से पहले मेच्योर हो जाते हैं। फिर थर्ड है निषेचन स्थान, यानी निषेचन आंतरिक इंटरनल होता है। दूसरे स्पंज में छोड़े गए पानी यानी शुक्राणु पानी की धारा यानी ऑस्टिया के माध्यम से स्पंज के मेसेनकाइमा में पहुंच जाते हैं और वहां उपस्थित अंडाणु को निषेचित करते हैं। जैसे देखो, अंडाणु कहाँ पाया जा रहा है, अंडाणु यहाँ पे पाया जा रहा है ना। वो निषेचन अंडाणु को निषेचन कैसे करेगा, जब वो शुक्राणु यानी पानी की धारा के माध्यम से पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रूणीय विकास लार्वा अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल लार्वा। स्पंजों का जो विकास होता है इनडायरेक्ट होता है, जिसमें ये मुक्त तैरने वाली यानी फ्री स्विमिंग फ्लैजिलेटेड लार्वा पाई जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एम्फीब्लास्टोला लार्वा और दूसरा होता है पैराकाइमोला लार्वा, जिसमें ये एम्फीब्लास्टोला यह आधा फ्लैजिलेटेड और आधा नॉन फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं का बना होता है। जैसे देखो, आधा फ्लैजिलेटेड आधा नॉन फ्लैजिलेटेड है ना। उदाहरण के लिए साइकन साइफा और ल्यूकोसोलनिया। पैरेनकाइमोला, ये पैरेनकाइमोला को स्ट्रियोगैस्ट्रोला भी बोला जाता है। ये पूरी तरह से फ्लैजिला युक्त होता है, यानी पूरी तरह देखो कैसा है, चारों तरफ इसके फ्लैजिला है ना। तो इसको ल्यूकोसोलनिया प्रजातियों में और अधिकांश डेस्मोस्पोंजा वर्ग के स्पंजों में देखा जाता है। इसको हम पैरेनकाइमोला बोलते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, जेम्यूस की तुलना की बात करें तो जेम्यूस की जैसे उच्च पादप की बीज की जाती है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में झेलने और अनुकूल समय पर अंकुरण का कार्य करता है ना। इसकी समानता क्या होती है, पोरीफेरा में जनन यानी स्पर्म वापरने की क्षमता केवल आर्कियोसाइट्स में होती है, इसलिए स्पंज को अमर कोशिका भी कहा जाता है। इन्वर्जन की बात करें तो साइकन के भ्रूणीय विकास के दौरान कोशिकाओं के उलटने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसे इन्वर्जन कहा जाता है, जिससे फ्लैजिला बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे देखो, पहले क्या होता है, पहले अंदर की तरफ होता है, फिर ये उलट जाता है और ये बाहर की तरफ आ जाता है और ये स्पर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा जल प्रवाह, यानी कि वाटर रूट की बात करें तो यहाँ पे आउटसाइड ऑफ वाटर, फिर उसके बाद हम ऑस्टिया, इनकरेट कैनल, प्रोसोफिल्स कैनल, रेडियल कैनल, एपोफिल्स, स्पोंजिकोल्स, फिर ऑस्कुलम, फिर आउटसाइड ऑफ वाटर। ये आपका पूछा जाता है कैनल सिस्टम्स के बारे में, है ना। फिर उसके बाद जीवन चक्र और विकास यानी लाइफ साइकिल एम्फीब्लास्टोला लार्वा के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये साइकन जो होता है हार्मोफ्रोडाइट होता है। साइकन कैसा होता है, हार्मोफ्रोडाइट होता है, लेकिन इसमें जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रोगाइनी पाई जाती है। निषेचन कैसा होता है, इंटरनल होता है मेसेनकाइमा में। क्लेवेस की बात करें तो निषेचित अंडे जाइगोट में होलोब्लास्टिक और समान विदलन होता है, जिसमें ब्लास्टुला बनता है ना, ब्लास्टुला बनता है। अब देखो क्या है कि इसमें जब ब्लास्टुला लार्वा बनेगा तो साइकन का ये मुक्त तैरने वाला लार्वा विशिष्ट होता है। क्या होता है, विशिष्ट होता है। पहला होता है कि इसका अगला भाग छोटी फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं का बना होता है। देखो यहाँ पे अगला भाग छोटी फ्लैजिलेटेड कोशिका का बना होता है। इसका पिछला भाग बड़ी बिना नॉन फ्लैजिलेटेड होकर बना होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है।
फिर उलट फिर यानी इन्वर्जन, इन्वर्जन कैसे करता है भाई, इन्वर्जन तो करेगा ना जब विकास के दौरान कशाविकाएं पहले अंदर की तरफ होती हैं, यानी कि पहले अंदर की तरफ होती हैं, लेकिन बाद में फ्रंटल पोर में आ जाते हैं के माध्यम से पूरा लार्वा उलट जाता है। जब पूरा लार्वा उलट जाता है तो जिससे फ्लैजिला बाहर की तरफ आ जाता है, इस प्रक्रिया को इन्वर्जन कहते हैं। फिर मेटामॉर्फोजेनेसिस का अंतरण, इसकी जो लार्वा कुछ समय तैरने के बाद किसी ठोस आधार से चिपक जाता है। ग्रेस्टुलेशंस के दौरान फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं अंदर की तरफ धंस जाती हैं, इन्वेजिनेशंस और आगे चलकर कोइनोडर्म बनाती हैं, जबकि बिना फ्लैजिलेटेड वाली कोशिकाएं बाहर रहकर पिनेकोडर्म बनाती हैं और अंततः वश्यक साइकन में बदल जाती हैं। यानी वश्यक साइकन में क्या हो रहा है, बदल गए। लार्वा से ग्रेस्टुलेशंस एंड ग्रेस्टुलेशन से वश्यक साइकन। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया जो होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह पोरिफेरा का सबसे सरल और छोटा प्राथमिक स्पंज है जो समुद्र के उथले पानी में पाया जाता है। इसकी जो बाह्य एवं आंतरिक संरचना है यह सफ़ेद या हल्के पीले रंग की पतली बेलनाकार नलिकाओं के एक गुच्छे के रूप में पाया जाता है जो एक क्षैतिज आधार स्टोलन से जुड़ी होती है। इसकी भित्ति अत्यधिक पतली होती है। इसमें साइकन की तरह कोई वलन यानी फोल्डेड या घुमाव नहीं होता है। इसकी जो केंद्रीय यानी गुहा स्पोंजोकोल्स बड़ी और चौड़ी होती है, जैसे देखो है ना, इसे ही हम ल्यूकोसोलेनिया बोलते हैं। फिर हम एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम जो होता है फ्रेंड्स वो होता है कि इसमें संसार का सबसे सरलतम नाल तंत्र पाया जाता है, जिसमें एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी पूरी स्पोंजीन गुहा स्पोंजिकॉल्स आंतरिक रूप से सीधे की यानी कोइनोसाइट्स द्वारा लाइंड होती है। इनकरेक्ट कैनाल और रेडियल जैसे कोई अलग नाल नहीं पाई जाती है इसके अंदर। जैसे देखो आउटसाइड ऑफ द सेल डर्मोडस्टिया ऑस्टिया ल्यूकोसेलेनिया की बात की जा रही है। वो उसके बाद स्पोंजिकुल ऑस्कुलम आउटसाइड ऑफ द सेल, है ना, ये प्रोसेस है। फिर हम जीवन चक्र की बात करें तो ल्यूकोसेलेनिया में अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा होता है, जहां आधार से नई कोशिकाएं निकलकर कॉलोनी विस्तार करती हैं। लैंगिक जनन साइकन की तरह ही होता है। कुछ प्रजातियों में इसका लार्वा ठोस पैरेन्काइमूला होता है, जबकि कुछ प्राथमिक प्रजातियों में एम्फीब्लास्टुला जैसे सरल स्वरूप ले लेते हैं। कशाविका युग लार्वा तैरने के लिए होता है ना। अब देखो यहाँ पे मूल से क्या होता है, बर्डिंग करेगा, एक नई ल्यूकोसेलेनिया का निर्माण कर देगा। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि इसमें सारे चार्ट्स हैं जो एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक दूसरे से तुलनात्मक है। जैसे कि कंकाल की प्रकृति कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कटिकाएं होती हैं। आवास की बात करें पूर्वोत्तर समुद्री उथले होते हैं कैलकेरिया। उथले पानी में नाल तंत्र का प्रकार एस्कॉन साइकल ल्यूकॉन। शरीर का आकार छोटा बेलनाकार या फूलदान के समान होता है। जैसे उदाहरण के लिए ल्यूकोसेलेनिया सबसे सरल स्पंज साइक्फा। हेक्साक्टिनिलीडा जो होता है गुण लक्षण इसके वर्ग, इसके कंकाल की प्रकृति सिलिसियस की बनी होती है। 6 लेयर्ड कटिकाएं आवास जो होती हैं पूर्वोत्तर समुद्री गहरे रंग की होती हैं। नाल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम जो होता है रेगॉन और चटिल द्वारा होता है। शरीर का प्रकार माध्यम कप उंगली के आकार का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यूप्लेक्टिला वीनस की फूलों के डालिया हाइलोनेमस ग्लास स्पंज में। अगर हम डेस्मोस्पोंजिया की बात करें तो कंकाल की प्रकृति स्पोंजिन फाइबर की तरह होती है। स्पोंजिन फाइबर और सिलिका युक्त कटिकाएं ये दोनों अनुपस्थित होती हैं। आवास की बात करें तो अधिकांश समुद्री कुछ स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर स्पोंजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। नॉल तंत्र कैनाल तंत्र यानी ल्यूकॉन या रेगॉन प्रकार का होता है। शरीर का आकार विशाल अनियमित आकार का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें डेस्मोस्पोंजिया में तो स्पोंजिला यू स्पोंजिया और क्लियोना पाया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर इसको देखा था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मास्टर पॉइंट्स की बात करते हैं। तो वीनस की फूलों की डलिया मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जापान में
अमर प्रेम का प्रतीक माना जाता है और जापान में शादी को उपहार के रूप में दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिम्बायोटिक झींगे स्प्रिंग्स को जीवन भर कैद रहता है। टोडिपोटेंट आर्कियोसाइट्स के बारे में हमने बात किया। ये स्पंज की अवयवस्थित अनडिफरेंशिएशस कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका जैसे अंडाणु शुक्राणु में बदल सकती हैं। जिम्यूल्स के बारे में हमने देखा कि ये स्पंज में पाए जाने वाली आंतरिक मुकुलन इंटरनल बॉडी जो मुख्य रूप से प्रतिकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन के लिए स्पंजिन में बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोलियोना, इसे बोरिंग स्पंज भी कहते हैं क्योंकि ये मोलस्का के संगों में छेद करके उन्हें नष्ट कर देता है और मोती उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाता है ना। कोलियोना मोलस्का याद रखना। और फिर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। कैलकेरिया जो होता है COCH3 की कटिकाएं उथले समुद्र और छोटे आकार। हेक्सेक्लेटिनेलिडा जो होती है सिलिका की क्षारीय कटिकाएं गहरे समुद्र कप उंगली आकार की होती है। डेस्मोस्पोंजा जो होती है स्पोंजिन तंतु या सिलिका अधिकतर समुद्री, कुछ सूक्ष्म जलीय और विशाल आकार का होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे ये नोट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये इस क्लासेस के बारे में। और ये यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री है और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। And thank you for watching these videos. Like, share, subscribe. Thank you.